जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा है पर्यावरण में उसका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। पूरी की पूरी आज मैराथन आपकी क्लास होगी जहां पर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्लास आपकी पूरी 9 बजे तक चलेगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। तो एक जो क्लास है आपकी जो है सीटीईटी एग्जाम की दृष्टि से या फिर वर्ग 3 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट होगा और आपको उत्तर बताने के लिए तैयार होना है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो सभी लोगों को सारी की सारी जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही होगी और स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग तैयार हैं आज के वीडियो के लिए। चलिए, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, घटक बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ, तो सभी लोग बताएंगे। कुछ काम था, है ना, कुछ पर्सनल काम था इसलिए थोड़ा सा व्यस्त थे। तो अब हमें फिर से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज पूरी की पूरा हम रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हम कहीं भूल तो नहीं गए हैं, तो पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को वीडियो प्रश्न का उत्तर बताना है। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो घटक कौन से हो जाएंगे, सभी लोग आंसर बताते चलेंगे, है ना। 4 विकल्प में से एक आंसर सभी लोगों ने बताया है कि मानव निर्मित होते हैं और प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप, मृदा, प्रकाश के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत, भौतिक घटक के अंतर्गत, मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो सभी लोग फटाक से उत्तर बताएंगे और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भौतिक घटक के अंतर्गत आते। भौतिक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो अपना वीडियो है दोस्तों, इसमें किसी भी एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इससे पहले तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या फिर जैव मंडल? सभी को बताना है आपको। पर्वत भी आपको पता है, पठार भी आपको पता है ना, और स्थल मंडल भी आपने पढ़ा है, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल सभी कुछ आपने देखा है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं स्थल मंडल क्षेत्र में। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? 2/3 भाग बताना है। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है या फिर जैव मंडल है? 2/3 भाग हमें बताना है कि जो 2/3 भाग है वो क्या है। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 में से सभी लोग बताएंगे और आपका उत्तर हो जाएगा क्या, जलमंडल। हम पढ़ते हैं ना कि लगभग 71 दशमलव या 70.8 जो भाग है पृथ्वी का वो जलमंडल से, जल से ढका हुआ है। तो बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण और जलवाष्प ये किस मंडल में पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल या फिर जैव मंडल में? तो हमें उत्तर बताना है, क्या होगा राइट आंसर? धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया है कि जो धूल के कण हैं, धूल के कण और जलवाष्प जो है ये कहां पाई जाती है? वायुमंडल में। हम देखते ना कि वायु में धूल के कण जो है उड़ते रहते हैं, है ना। तो धूल के कण वायुमंडल में पाए जाते हैं। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? सभी लोगों को बताना है। एक तो आपका उत्तर अपघटक है। क्या है? अपघटक।
सर्वाहारी, तृतीय उपभोक्ता या फिर द्वितीय उपभोक्ता? यहां पर उत्तर बताना है। यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है और उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा? वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण तत्वों में अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तब सभी लोगों ने जो आंसर बताया है कि वो कहलाते अपघटक। अपघटक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर का। ठीक है, अगला देख लेते, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन सभी को पता है कि ये उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये हमें बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित हैं। ठीक है, और इन्हें वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा साहब को कहा जाता है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? 1973। 1973 याद रख लेना है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 से। ठीक है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? बाबा आमटे बताना है, सभी को बताएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, स्वच्छ गंगा अभियान, चिपको आंदोलन या अपिक्को आंदोलन? सभी को बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना? मेधा पाटेकर। सभी लोगों को पता है कि मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हमने पढ़ा था कि 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हमें बताना है ये 26 नवंबर को, 22 अप्रैल को, 3 अक्टूबर को या फिर 22 मई को मनाया जाता है। अब हमें उत्तर बताना है और सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। कृष्णा, अनामिका, प्रीति, दिनेश, अंजना जी, है ना, बंटी जी, अतुल जी, श्री कृष्णा, वंदना, सोनम जी, सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आप लोग गलत उत्तर नहीं बता करके सही उत्तर बता रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस वो मनाया जाता है 26 नवंबर, है ना? 26 नवंबर यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी बस्ती सजीव नहीं है? आप लोग सभी लोग समझते हैं सजीव और निर्जीव। ठीक है, जिनमें जीवन होता है वो सजीव और जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव, है ना? और सजीव नहीं है तो कौन सी नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, घास, वृक्ष, मशरूम या फिर बादल। जल्दी से बताएं कौन सा प्रश्न जो है लॉक कर दिया जाए, कौन सा लॉक कर दिया जाए? तो अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है कि बादल को लॉक कर दिया जाए। सर डी नंबर यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। बादल जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान हमें बताना है कैसे होता है। सभी को पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है ना? स्वपोषी कहा जाता है। और गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? राइट सभी लोगों ने बताया कि सर ये तो पत्तियों के द्वारा करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ये जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं पत्तियों के द्वारा। डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपको उत्तर बताना है, 4 विकल्प में से चयन करना है। निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? तो सभी लोगों को पता है ना? सभी लोग ने देखे होंगे, मेंढक भी देखे हैं, छिपकली भी देखे हैं, कुछ लोग तो छिपकली से भी डरते होंगे, है ना? तो अब जल्दी से बता दो कि अपनी जीभ का जो प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो जीभ का प्रयोग करते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि मेंढक भी करता है और छिपकली भी करती है ना? करती। तो 2 नंबर आपका दोनों यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। सील मछली स्तनधारी है। स्तनधारी आप लोग समझते होंगे, स्तनधारी किन्हें कहा जाता है? सभी लोगों को पता है ना? हाँ, तो बताना है आपको, जल में रहती है, उड़ नहीं सकती या फिर मांसाहारी है या बच्चे को जन्म देती है। सभी को बताना है स्तनधारी प्राणी किन्हें कहा जाता है। तो जल्दी से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देती है यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा।
ठीक है। जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं, यानी कि डी नंबर आपका यहाँ पर, डी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? सजीव और निर्जीव आप समझते हैं, कई बार आपने, है ना, पढ़ा भी है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, और इन्हें 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? सभी लोग बताएंगे। 14 का आंसर बताना है, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हॉक, R.H. व्हिटेकर और चार्ल्स डार्विन। ये आपके प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 है, ठीक है। और आपकी क्लास में दोस्तों कल 8 तारीख को लगेंगे। 9 तारीख से हम कुछ स्पेशल वीडियो बना करके आपकी पूरी उसमें डाल देंगे, है ना, प्रीमियर में। तो आपको कंटिन्यू जो आपकी क्लास रहती है उसी के हिसाब से आपको देख लेना है ना। तो सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? तो वो किया क्या है? R.H. व्हिटेकर साहब, यानी कि सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर होगा। अगला देख लो, निम्न में से कौन एक वृक्ष नहीं है? कौन नहीं है वृक्ष? पीपल नहीं है, सुंदरी, कीकर या फिर केला। सभी लोगों को बताएंगे। स्पेशल NCERT के कुछ विस्तृत अध्ययन के नोट्स हैं, उन विस्तृत अध्ययन के नोट्स का वीडियो बना के हम यथावत समय पर आपका समय सेट कर देंगे, जो कि आपको देखना है बाद में वीडियो, ठीक है। और एक वृक्ष नहीं है, तो वृक्ष नहीं है केला, केला यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? किस रंग में होता है? लाल में होता है, हरा में होता है, पीला में होता है, बैगनी में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बताना है तो किस में होता है? अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो होता है वो लाल रंग में होता है। सबसे ज्यादा किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। और सबसे कम जो होता है वो कब होता है? सबसे कम कौन से रंग में होता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम की जब बात आती है तो वो बैगनी रंग सामने आ जाता है, यानी कि जो डा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है बैगनी रंग में, सबसे ज्यादा होता है लाल रंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो अपना क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग है तो क्या है? पौधे का प्रजनन अंग हमें बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तना हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगा या फिर फूल होगा। सभी लोग बताएंगे तना, जड़, पत्तियां या फिर फूल। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है? प्रश्न क्रमांक है अपना 17, और 17 का अपना राइट जो आंसर हो जाएगा वो सभी लोगों ने आंसर बता दिया है कि जो पौधे का प्रजनन अंग होता है वो होता है फूल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? मनुष्य के घर में रहते हैं, अब सभी लोग बता दो। जो लोग छिपकली से डरते हैं, जो लोग चूहा से डरते हैं, जो लोग मकड़ी से डरते हैं, ये सारे के सारे जो जीव हैं, है ना, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है कि मकड़ी भी रहती है ना, चूहा भी रहता है, छिपकली भी रहती है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, सभी वाला हो जाएगा, सभी, ठीक है, सभी आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। अगला देख लो। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयचर है? उभयचर आप समझते होंगे, उभयचर जानते हैं कि जो जमीन में भी रहता है और जल में भी रहता है, वो उभयचर कहलाते हैं। तो इनमें से कौन माना जाएगा उभयचर? मगरमच्छ, हाथी, दरिया घोड़ा या फिर व्हेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों ने बताया है कि कौन सा उभयचर है, और उभयचर में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मगरमच्छ, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज सभी लोग खाना आना खा करके आए हैं कि नहीं आए हैं? पूरी की पूरी 9 बजे तक अपनी क्लास चलेगी, सारे के सारे प्रश्नों को आज कवर करना है। निम्न में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? दर्जन, कठफोड़वा, कबूतर या फिर वया, किसका होता है? सभी लोग बताएंगे किस पक्षी का घोंसला लालटेन की। आप लोग ज्यादातर देखे होंगे, खजूर देखा होगा आपने, खजूर, गांव में जो खजूर रहता है बहुत ऊंचा सा पेड़ रहता है ना, तो एक खजूर से ज्यादा लटके रहते हैं ये बया, यानी कि जो विकल्प नंबर है ना डी है वो सही हो जाएगा। उसमें लालटेन टाइप का बना रहता है और डी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देख लो, 2,4-D जानते होंगे, जो गांव में रहते होंगे, है ना, जो सोयाबीन में डालते हैं, सोयाबीन या और भी ऐसे उड़द है, इस प्रकार के जो
फसलें होती हैं उनमें डाला जाता है, खरपतवार नाशक हो जाता है ये, है ना। तो ये जो 2,4-D का घोल बोलते हैं, 2,4-D का घोल डाल दो, पूरी की पूरी जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगी, तो ये खरपतवार माना जाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा वहां पर, ठीक है। बी नंबर आपका सही है, डी नंबर वाले बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक खरपतवार नाशक होता है 2,4-D, ठीक है, 2,4-D, है ना। अगला देख लो, लद्दाख की चांपगा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है। चांपगा ये लद्दाख की जनजाति है ना, और लद्दाख सभी लोगों को पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे जो ठंडा मरुस्थल होता है वो लद्दाख में ही है ना, सबसे ठंडा मरुस्थल। और चांपगा जनजाति है तो एक कर्तन और दहन मिश्रित गहन निर्वाह या चलवासी पशुचारण, तो ये किस प्रकार की कृषि करती है हमें यहाँ पर बताना है, प्रश्न क्रमांक 22 का। और अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये चलवासी पशुचारण प्रकार की जो है ये कृषि करती है ना, मतलब जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता आप लोग समझते होंगे, है ना, नमी जिसे बोलते हैं, नमी आर्द्रता, है ना। हम बोलते ना कृषि करते हैं तो बोलते कि हमारी जमीन में भी तो अभी क्या है, नमी बनी हुई है, नमी आर्द्रता है मतलब। तो आर्द्रता को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है, सभी लोगों को पता है, एक तो इसका ऐसा बोल दिया जाता है कि आर्द्रता मापी, है ना, आर्द्रता मापी, और दूसरा जो इसका होता है, अब यहाँ ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिया और यहाँ पर हाइग्रोमीटर दिया है, ठीक है, तो ये दो ही कंफ्यूजन करेंगे, जल्दी में उत्तर नहीं लगाना है, आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 हाइग्रोमीटर, बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं है ना, हाइड्रो नहीं है, डा नहीं आएगा, ग्रो आएगा, ग्रो, ठीक है। अगला देख लो, पर्यावरण ही शिक्षा है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना, ये जो कथन है वो किसका है, प्याजे साहब का है, थॉम्पसन का है, स्किनर या फिर जॉन डुवी साहब का है, तो ये उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताएंगे जल्दी से, सभी लोगों को बताना है ना। कुछ दिन क्या हो जाएगा, अभी जो होली का टाइम है ना, होली में सभी लोग घर जाते हैं तो हम भी घर घुमाएंगे, और तो जल्दी से बताना है। थॉम्पसन आपका बिल्कुल सही होगा, थॉम्पसन यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही होगा, थॉम्पसन। पर्यावरण ही शिक्षा है और शिक्षा का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना, ये जो कथन है ये थॉम्पसन, बी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो कौन सा है, परिवार है, अभिप्रेरणा है, या फिर समाज है, या पुरस्कार एवं दंड है, सभी लोग बताएंगे, सभी को आंसर बताना है। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो व्यक्तिगत कारक बताना है, लेकिन आपके वीडियो यथावत में डाल करके जाऊंगा, पूरे के पूरे यथावत टाइम पर आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है, तो जिसको भी वीडियो देखना है वो यथावत मिलेंगे, और पर्यावरण के विशेषकर एनसीईआरटी पर आधारित वीडियो मिलेंगे, जो एनसीईआरटी के स्पेशल नोट्स हैं उनके, ठीक है। तो निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो व्यक्तिगत कारक बताना है, तो व्यक्तिगत कारक आपका अभिप्रेरणा हो जाएगा, अभिप्रेरणा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, बी नंबर है, वो यहां पर सही होगा, बी नंबर, ठीक है। अगला देख लो, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों में बांटा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये थीम है या फिर विषय हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वर्ग 3 के भी सिलेबस में हमने पढ़ा कि परिवार और मित्र है, आवास है, खेल और कार है, यही थीमें हैं, यही सब्जेक्ट हैं जो 2005 एनसीएफ 2005 ने बांटा है। तो ये कितनी थीमों में बांटा है सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो थीम है वो 6 थीम है, 6 यानी कि जो 7 नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण की विषय वस्तु नहीं है, तो विषय वस्तु नहीं है, वो थीम बताना है कौन सी नहीं है, भोजन नहीं है, सौर मंडल, आवास या परिवार या मित्र। तो हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है कि सबसे पहले तो परिवार और मित्र दिया है, आवास दिया है, भोजन भी दिया है, लेकिन अपने सिलेबस में क्या नहीं है, ये सौर मंडल नहीं है, सौर मंडल, ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोगों ने बताया, और उत्तर हो जाएगा सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि जो सा नंबर है आपका, सी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है तो कौन सी विधि देती है? अधिन्यास विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर खोज विधि? तो कौन सी विधि देती है रटने की प्रक्रिया को महत्व देती है या प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया वो बता दिया है क्या? निगमन। निगमन जो विधि है, निगमन विधि और आगमन विधि, इनको तो जरा अच्छे से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा, है ना, चाहे आपका पर्यावरण में आ जाए, बाल विकास में आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपका ये निगमन और आगमन तो आएगा ही। कौन से सूत्र इसमें लागू होते हैं, कौन से सूत्र में कौन सी विधि चलती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देख लो, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न का समर्थन नहीं करती। तो किसका समर्थन नहीं करती? जो पर्यावरण की अध्ययन की प्रकृति है वो किसका नहीं करती? बच्चे कम गलतियां करें, है ना, करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें या खोज करने के पर्याप्त अवसर मिले, तब सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती, हमें बताना है। तब आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 29 का? और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि बच्चे कम गलतियां करें, ये समर्थन नहीं करती पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, है ना। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति आपको पता है कि अधिगम में गलतियां, है ना, सीखने या सिखाने में गलतियां एक प्रमुख भाग मतलब अंग मानी जाती हैं। सीखने और सिखाने की गलतियां प्रमुख अंग मानी जाती हैं। आ नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, समूह वार्तालाप या अध्ययन के द्वारा? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय भ्रमण आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा साथियों, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में इसरो की मास्टर नियंत्रण इकाई कहां स्थित है? मध्य प्रदेश इसरो के बारे में अंतरिक्ष से संबंधित जो वीडियो है वो आपको देखना है। अंतरिक्ष से संबंधित मैंने लगभग 81 प्रश्नों का वीडियो एक प्रेषित किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। अंतरिक्ष विज्ञान जो आपका एक टॉपिक है पर्यावरण में, अंतरिक्ष विज्ञान, मैंने वन लाइनर प्रश्न दिए हैं आपको 81 प्रश्न दिए हैं और वो जरूर देखेंगे। पूरे के पूरे कवर करवाए हैं प्रश्नों को। मध्य प्रदेश में इसरो की मास्टर नियंत्रण इकाई कहां स्थित है हमें बताना है और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि भोपाल आपका राइट होगा। भोपाल में है इसरो की मास्टर नियंत्रण इकाई, है ना। और ये क्वेश्चन व्यापम में आया हुआ है, पिछले एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इग्नोर नहीं करना। भोपाल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? सौर, एलपीजी, बायोमास या पवन? सभी लोग आंसर बताएंगे। मैं अधिकांश जो क्वेश्चन आप तक लाता हूं पुराने ओल्ड पेपर से लाता हूं या फिर व्यापम द्वारा पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन लाता हूं, तो आपको बताना है निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? सौर, एलपीजी, बायोमास या फिर पवन? कौन सा नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछले 2011 में भी आया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, है ना, अपन ने पढ़ा भी था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वाह है वो बिल्कुल सही होगा, वी नंबर, एलपीजी राइट आंसर होगा। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? एलपीजी यानी कि वी नंबर आपका राइट होगा, ठीक है। अगला देख लो, निम्न में से कौन से औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? घृत कुमारी, नागर मोथा, उक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन से पाए जाते हैं औषधीय पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? तब 4 में से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से पाए जाते हैं?
अब सीधा सा तो है, आप लोग ट्रिक लगा देंगे। कौन सी ट्रिक लगा देंगे? उपरोक्त दोनों वाली लगा देंगे। सर बोले आओ देखा ना ताओ, अब तो वो 2 नंबर यानी कि उपरोक्त दोनों आ गया, मतलब वो सही है ना 100%। कुछ लोग तो बोल देते 101%, है ना। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? पन्ना की बात आ गई यहाँ पर, पन्ना, और पन्ना वही पन्ना है जहां पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ना। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी गुजरती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एमपी व्यापम में ये क्वेश्चन भी आया है, कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? तब सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कैन, कैन नदी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है, आ नंबर इसका सही हो जाएगा, आ नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है? टेनिस से संबंधित बताना है, आई लीग है, डेविस कप है, संतोष ट्रॉफी है, या फिर डूरंड कप है। तो टेनिस खेलते होंगे कुछ लोग तो, है ना। तो जल्दी से बताना है कौन सा टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है। तब आपका राइट आंसर होगा डेविस कप। डेविस यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस यानी कि जो विकल्प नंबर वी आपका सही हो जाएगा, वी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? कौन सा बनता है? ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटमोबा, जिंगबेलिस, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैं होली के बाद आपको बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अपनी ग्रीन हाउस गैसें हैं, या फिर प्रमुख आवास हैं, जैसे शेर के आवास हैं, चूहे के, बिल्ली के आवास, ये सारे की सारी कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगा, है ना। कुछ चीजें जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। और कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो प्लाज्मोडियम यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो यहां पर वी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम आपका वी नंबर सही होगा, बा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? शिक्षण कौशल है, शारीरिक दंड है, श्रम विभाजन है, शिक्षण का विकेंद्रीकरण है। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? तो आंसर आपका राइट होगा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस बताना है। देखो मेरे जितने भी साथी हैं, अपन को कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग गलत करके आते हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है कि नहीं, वो तो 101 वाले जितने भी होते हैं ना, 101 वाले वो ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, और 101 वाले गलत करके आ जाते हैं। पता भी होता है ना, पता भी होता है, उसके बाद गलत करके आते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, वही अपनी सरल विधि से हल करना है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को कौन सा माना जाता है? जैव विविधता दिवस। तो ये सारे के सारे दिवस हैं 22 वाले। ठीक है, वो सभी हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 8 का 22 मार्च, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 दिसंबर को, 11 जुलाई को, इनमें से कोई नहीं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 जून, 5 दिसंबर, 11 जुलाई, या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा दिवस बताना है अपन को। मृदा दिवस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
5 दिसंबर, है ना। अपन को ये सारी की सारी एक क्वेश्चन आपका दिवस से पूछ लिया जाएगा, एक दिवस से आएगा जरूर। तो 5 दिसंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 5 जून सभी को पता ही है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पता ही है सभी लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला देख लो, निम्न में से कौन अदृश्य प्रदूषक है। अब ये दृश्य प्रदूषक, जो प्रदूषक आते हैं ना, प्रदूषक आपको बताएंगे हम कि प्रदूषक जो होते हैं एक अदृश्य होते हैं और एक दृश्य होते हैं, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, तो कुछ दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। तो कचरा, धूम्र, बैक्टीरिया या फिर गैस। तो अदृश्य जो प्रदूषक में आता है वो आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अदृश्य प्रदूषक होते हैं बैक्टीरिया, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा तरल प्रदूषक है। तरल प्रदूषक बताना है। ठोस प्रदूषक भी रहते हैं, तरल प्रदूषक भी रहते हैं। और तरल प्रदूषक हमें बताना है धूम्र है, अमोनिया है, या फिर धूल है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो तरल प्रदूषक कौन सा है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है, वी नंबर, वो सही हो जाएगा। ये क्या होता है, तरल प्रदूषक होता है। अब आपको प्रदूषक भी पढ़ना है, तरल भी पढ़ना है और ठोस भी पढ़ना है, ठीक है। अगला देख लो, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। एक रेडियोधर्मिता से संबंधित भी आया था एक क्वेश्चन आपका। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो कौन सी है। रोंटजन है, डॉप्सन है, डेसिबल है, या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आएगा। पर्यावरण का प्रश्न आपका बिल्कुल सरल आने वाला है, पर्यावरण का प्रश्न पत्र, लेकिन आपको घुमाया जाएगा और आप गलत करके आएंगे जानबूझ के। आपको पता भी होगा क्वेश्चन, उसके बाद भी गलत करके आएंगे। पर्यावरण का आप देख लेना, प्रश्न पत्र जो आएगा बिल्कुल सरल आएगा। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सरल है, लेकिन आप गलत करके वो ही आओगे, है ना। तो आपका जो 12 का उत्तर होगा वो होगा रोंटजन। रोंटजन यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो है रोंटजन, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। ओजोन की डॉप्सन है ना, और ध्वनि की डेसिबल है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। अब ये तो सभी लोगों को पता है ना, कि किस वृक्ष को कहा जाता है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। साल को कहा जाता है, सफेदा को कहा जाता है, सागौन को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका राइट आंसर। किस वृक्ष को, देखो अभी अपन को क्या पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग पढ़ना है ना, और विटामिनों के रासायनिक नाम पढ़ना है। ये सारे के सारे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। सफेदा यानी कि जो बी नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सफेदा यानी कि यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है ना, वो बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। हाँ, यूकेलिप्टस। अगला देखो, कौन से देश सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं। अम्ल वर्षा से प्रभावित बताना है कौन से देश हैं, है ना। और ये अम्ल वर्षा जो वाला प्रश्न बनता है कि अम्ल वर्षा किस किस गैसों के मिश्रण के कारण होती है ना। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और कौन से देश सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं। अमेरिका, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, चीन, भारत। एक करंट का क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के कारण जो है अपना जो ताजमहल है ना, ताजमहल का क्षय होने लगा था, क्षय, और इसके निर्माण पर भी रोक लगी थी, निर्माण पर रोक लगी थी ताजमहल के। और ताजमहल के निर्माण पर अभी जो है हाल ही में करंट का क्वेश्चन है कि उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक है वो हटा दी है, रोक हटा दी है। तो आपका 14 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे एवं स्वीडन, है ना। नॉर्वे यानी स्वीडन, आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। और 2019 के मैंने जितने भी आपके पर्यावरण के करंट के क्वेश्चन थे मैंने एक वीडियो में आपको दिए हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी। अम्ल वर्षा बताना, नॉर्वे में, स्वीडन में, भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कहां पर हुई थी। 2019 के कुछ करंट के क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में डाले हैं, वो जरूर देख लेना। लगभग 100 से ऊपर वीडियो, तो 105 से ऊपर वीडियो तो आपके पर्यावरण के हो चुके हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने सारी की सारी करवाई हैं। अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो जल्दी बताना है।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी, बी यानी कि स्वीडन में हुई थी। ठीक है, स्वीडन और जो नॉर्वे हैं ये दोनों देश प्रभावित हैं, लेकिन सबसे पहले हुई थी स्वीडन, यानी कि बी नंबर यहां पर सही होगा। बी नंबर यहां पर बी नंबर राइट होगा। पढ़ के फिर भी गलती नहीं करना है, बी नंबर स्वीडन में हुई थी सबसे पहले अम्ल वर्षा, तो बी नंबर यहां पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें कौन सी हैं। अम्लीय वर्षा के लिए हमें बताना है, तो हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है ना। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो जिम्मेदार गैसें हैं वो कौन सी गैसें हैं, या किन गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, इस प्रकार से आपसे कई प्रकार से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्वेश्चन व्यापम का जो लेवल है वो क्या है, क्वेश्चन का बहुत बड़ा कर देता है। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, एक सीधा सा क्वेश्चन होता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लेकिन वो इतना बड़ा बना देता है 3 लाइनों का। समझते समझते लास्ट में स्टूडेंट आ जाता कि ये तो समझ में ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है ना। तो बड़ा बना देता है पूरा का पूरा क्वेश्चन और फिर आपसे पूछता है, तो इस प्रकार से अच्छे से समझना है ना। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, स्टोन कैंसर बताना है आपको। आपने पढ़ा होगा कि पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनके कारण जो होता है वो त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, आपको बताना है स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण हो जाता है वो क्या होता है, तो जल्दी से बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आ नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1952 में, 1953 में, 1954 में, या इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की हमें स्थापना बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1953। 1953 यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है साथियों, वी नंबर यहां पर आपका सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई 1953 में। ठीक है, वी नंबर आपका सही है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से बताना, चिकनगुनिया होता, मलेरिया होता, डेंगू होता है, या फिर सभी होते हैं मच्छर के काटने से, है ना। एक वीडियो आपका आएगा, कौन सा, वो वाला आएगा परियोजनाओं से संबंधित, है ना, बाघ परियोजना, है ना, और हाथी परियोजना, मगर संरक्षण परियोजना, ये सारे की सारी जो परियोजनाएं हैं ये कब स्थापित हुई हैं, कब से चालू हुई, एक वीडियो इस प्रकार से भी आपका आने वाला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चिकनगुनिया भी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे, ये हमें बताना है ना, छात्रों को देना है, तो जल्दी से बताएं। डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लेनेट है, या फिर सभी हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी, यानी कि डिस्कवरी भी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लेनेट भी, है ना। तो ये आपका ए सभी वाला सही हो जाएगा, ए सभी, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है, ये खालिस्तान शिक्षण सामग्री है, श्यामपट है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है, या क्रियात्मक है, कैसी है, सभी लोगों को बताना है। पीडीएफ मिलती है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है, ये खालिस्तान शिक्षण सामग्री है। तो ये दृश्य यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब बीएड या डीएड करते होंगे तो मॉडल बना के ले जाते होंगे, एक ब्लैक बोर्ड खरीद लिया होगा, ब्लैक बोर्ड ले जाते होंगे, है ना, और उसमें बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी हैं, खालिस्तान के अलावा बताना है, खालिस्तान के अलावा कौन सी है।
तो कौन सी हैं? समस्या समाधान, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, सहयोगात्मक अधिगम या फिर निर्देशित खोज। तो खाली स्थान के अलावा कौन कौन सी हैं? एक ऐसी है जो नहीं है, बाकी सभी हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में वी नंबर यहां पर आपका सही होगा, बी नंबर। ठीक है, वी नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? तो कौन सी नहीं की जाती? कोहरा का निर्माण, बर्फ निर्माण, बर्फ से तरल निर्माण, बाष्प बिंदु निर्माण। तो 23 का आंसर हमें बताना है। निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को बताना है। और आपका एक जो टॉपिक है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित आप वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जो अंतरिक्ष से संबंधित अपना करंट में भी रहा है ना, चंद्रयान मिशन 2 भी करंट में रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। तो कोहरा निर्माण आ नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, कोहरा निर्माण को कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ज्वार और बाजरा कहां उगते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में, समतल मैदानों में, शुष्क क्षेत्रों में या फिर तटीय मैदानों में? कहां उगते हैं ज्वार और बाजरा? कहां उगते हैं? सभी लोग बताएंगे, है ना। ज्वार की रोटी खाई होगी आप लोगों ने, ज्वार की रोटी बनती है बहुत अच्छी, और रोटी खाई होगी बहुत सारे लोगों ने, जो भी अपने गांव के लोग हैं या अपने साथी हैं जिन्होंने ज्वार के बारे में जानते हैं, और सभी लोग जानते हैं लगभग। तो शुष्क क्षेत्रों में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ये जो ज्वार है ये शुष्क क्षेत्रों में मतलब उगती है, तो सी नंबर जो है, इसकी जो जलवायु है मतलब वो शुष्क क्षेत्र है। बाकी तो उगा तो कहीं भी देते लोग, लेकिन इसकी जो जलवायु है वो सी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कपासी मृदा किसे कहते? कपासी, कपास के लिए अपना खरगोन जाना जाता है ना, कपास अनुसंधान केंद्र। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अपन खरगोन पहुंच जाते हैं सबसे, खरगोन है ना कपास अनुसंधान केंद्र। और अंगूर अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है तो अपन रतलाम पहुंच जाते हैं, अंगूर, है ना। तो निम्न में से कपासी मृदा किसे कहते हैं? कपासी मृदा बतानी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली, काली मिट्टी जो होती है ना, काली मिट्टी, काली मिट्टी यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो सही हो जाएगा। कपासी मृदा किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। सी नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला देख लो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो प्राथमिक स्तर पर बताना है कौन सी विधि, योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या इनमें से कोई नहीं। कौन सी विधि प्रभावशाली मानी जाएगी? प्रभावशाली बताना है आपको। तो सभी लोगों को पता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं ना, कहानी, दादी नानी की कहानी, और वो कहानी पूछते भी हैं तो अब क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इस प्रकार से जिज्ञासाएं रहती हैं बच्चों के अंदर, और कहानी से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? जनसंख्या है, महंगाई है, कलह की संभावना या फिर सभी है। तो एकल परिवार के अधिक प्रचलन होने के कारण क्या है? आपने मूल रूप से पढ़े होंगे कि संयुक्त परिवार होता है और एकल परिवार होता है, ठीक है, जिसमें दादा दादी और मम्मी पापा और भाई बहन ये सारे के सारे मिलकर के रहते हैं, वो अपना संयुक्त परिवार होता है। और एकाकी जो परिवार होता है, एकल परिवार होता है, इसमें मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन, इस प्रकार से पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं एकल परिवार में। तो एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण होते हैं क्या? कलह की संभावना, है ना, और महंगाई, जनसंख्या, और डी नंबर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर सही होगा। तो कि ये सभी हैं, महंगाई भी है, तो लोग, है ना, डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला है जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? धारीदार चिन्ह बताना है, उच्चावच के कारण, जलवायु, मिट्टी के कारण या फिर सभी के कारण। धारीदार जो चिन्ह होते हैं जंतुओं में वो किस कारण से होते हैं, है ना। जैसे आपने शेरई में देख लिया होगा, शेर जो धारी धारी बनी रहती हैं, या बिल्ली में भी देखी होंगी आपने, कुछ धारी धारी रहती हैं। तो धारीदार जो जंतु रहते हैं, ऐसे गिलहरी में देखा होगा धारी धारी,
तो वो जंतु किस कारण से इनके होते हैं, तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलवायु के कारण। जलवायु यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है, जलवायु के कारण ये होते हैं। ठीक है, बी नंबर जलवायु के कारण, बी नंबर याद रख लेना, सभी मत लगा देना, जलवायु के कारण होती है धारीदार। अगला क्वेश्चन देखो, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का, इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, एथोलॉजी में या फिर डेमोलॉजी में। ये पूरे के पूरे पढ़ना है, ये जो है क्या पढ़ना है, ये पूरे के पूरे पढ़ना है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन, है ना, मत्स्य का अध्ययन कहाँ किया जाता है, या फिर किस मतलब वो शास्त्र रहते हैं इस प्रकार से अलग अलग, ये सभी पढ़ना है आपको पूरे के पूरे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इथोलॉजी। इथोलॉजी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है, सा है, वो सही हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, इथोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई, 2001 में, 1995 में, 1996 या फिर 2006 में। मिड डे मील की बताना है, मिड डे मील की जो शुरुआत है वो कब हुई। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1995। 1995 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। मिड डे मील की शुरुआत हुई है 1995 में। ठीक है, बी नंबर। अगला देख लो, अगला है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं है, ब्रेड, आलू, दूध या फिर पनीर। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। देखो आपको ऐसे भी याद रख लेना है, विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं, विटामिन बी के स्रोत कौन से हैं, सी के स्रोत कौन से हैं, ये स्रोत भी आपको पता होनी चाहिए, यहां से भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तब आपका पनीर जो है, पनीर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है तो वो पनीर नहीं है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन बी का स्रोत है, तो कौन सा है, गाजर है, आलू है, टमाटर है या फिर दूध है। तो विटामिन बी का स्रोत हमें बताना है, कौन सा हो जाएगा विटामिन बी का। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा आलू। आलू यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत भी माना जाता है आलू, तो ये सभी याद रख लेना है ना। तो विटामिन बी का जो स्रोत है वो आलू है। आलू बहुत सारे लोग खाते हैं आलू, और आलू खाने में बोले मजा आता है आलू की सब्जी में। जब मोर सांप को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है तो क्या है, पोषण तल बताना है। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक या फिर प्राथमिक अपघटक, क्या है पोषण स्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर यानी कि जो आ नंबर है वो सही हो जाएगा, आ नंबर। ठीक है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला है आपका खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है परस्पर समूह को, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, बायोमास का पिरामिड या फिर खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। खाद्य जाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है, डी वाला, वो यहां पर सही हो जाएगा, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। और अगला क्वेश्चन है आपका 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, है ना। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र जी को, राजेंद्र सिंह जी को क्या कहा जाता है, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, मैंने बताया भी था। और 11 फरवरी 2020 को जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया वो कहां पर किया गया। आपके प्रश्न है रीवा, इंदौर, भोपाल या फिर मुंबई में। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा का भोपाल। भोपाल यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल में 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया, है ना। तो जो सी नंबर है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था।
तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर दिल्ली से, कहां से किया गया था? जल अभिषेक अभियान, जलाभिषेक अभियान बताना है, ये कहां से किया गया था? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताएंगे। तब आंसर बिल्कुल सही होगा आपका क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, 2006 में ये आयोजित किया गया था। सबसे पहली बात तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जल अभिषेक अभियान शुरू किया गया 2006 में, और ये कहां से किया गया? तो ये मध्य प्रदेश से किया गया। ठीक है, अगला देख लो, निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना बताना है, कृषि को कहा जाता है, वन को कहा जाता है, कॉफी को कहा जाता है, या उपरोक्त सभी को कहा जाता है? तो जल्दी से बताएं। सभी लोगों को बताना है किसको। एक क्लास तो 9 बजे तक चलेगी, जो भी जल्दी वाले हैं ये 9 बजे तक क्लास चलनी है, तो जल्दी जल्दी से हमें बतानी है किसको हरा सोना कहा जाता है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर वी, यानी कि वन, वन कहा जाता है, वन। तो बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से संबंधित है, पेड़ लगाने से संबंधित है, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन, है ना। जब पढ़ाई करते हैं तो ना तो उसमें जल्दबाजी और ना ही किसी प्रकार की हड़बड़ाहट होनी चाहिए। जो भी बैठते हैं पढ़ाई करने वो आराम से बैठें, है ना। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? वो पेड़ लगाने से संबंधित है। ठीक है, बा नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर। कुछ लोग कंफ्यूजन थे कि सर पौधों का संरक्षण संवर्धन, ये नहीं है, पेड़ लगाने से संबंधित, बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, पेड़ लगाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहां की जाती है? सोपान कृषि बताना है, शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, पहाड़ी की चोटी पर की जाती है, पहाड़ों के ढलान पर, या नदियों के किनारे? तो कहां पर की जाती है शुष्क कृषि, कहां की जाती है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। तो सोपान कृषि कहां की जाती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ों के ढलान, पहाड़ों के ढलान पर, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, पहाड़ों की ढलान पर की जाती है शुष्क कृषि। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है तो क्या नहीं है? मूलभूत संकल्पना बताना है, अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, या पार्थिव एकता? तो आपका राइट आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, पर्यावरण की जो मूलभूत संकल्पना नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? वी नंबर, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, अनुकूलन है, परिवर्तनशीलता है, पार्थिव एकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, किसी परिवार को दर्शाया जाता है तो किस में दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या किसी से भी? तो किसी परिवार को दर्शाया जाता है तो कैसे दर्शाया जाता है? तब आपका पारिवारिक वृक्ष, पारिवारिक वृक्ष यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही है, पारिवारिक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? स्त्री केसर, अंडाशय, वाह दल, या फिर बीजांड? कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य दल। वाह दल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है, सी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक है तो क्या है? वसा अम्ल है, प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, या फिर शर्करा है? चावल
गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक क्या होता है? तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? शर्करा। शर्करा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो शर्करा सही हो जाएगा। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च का बहुलक होता है शर्करा, डी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, क्वासियोरकर है ना, क्वासियोरकर नामक रोग की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण, या फिर विटामिन की कमी के कारण, आयोडीन की, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अगला देख लो, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? महाराष्ट्र में हुई, केरल में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, या फिर राजस्थान में हुई पानी पंचायत? तब आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यानी कि जो ए नंबर है वो ए नंबर बिल्कुल आपका सही है। महाराष्ट्र में हुई पानी पंचायत की शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्न में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? मानव अधिवास बताना है, पुरबा को, नगर को, फार्म स्टेट को, या फिर गलियों को? आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर बताना है, मानव अधिवास हम किसे नहीं मानते हैं? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गलियां। गलियां यानी कि जो विकल्प नंबर डी है, गलियों को हम मानव अधिवास नहीं मानते। नगर भी मानव अधिवास है, पुरबा भी है, फार्म स्टेट भी है ना? तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत मिलती है तो कहां मिलती है ओजोन परत? थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, या फिर मेसोस्फीयर में? ओजोन परत मिलती है तो कहां मिलती है? तब आपका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि जो विकल्प नंबर वी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल। समताप मंडल, ये चीज भी याद रख लेनी है आपको। स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहा जाता है? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, है ना? क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज भी याद रखनी है। आयन मंडल को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? समताप मंडल को क्या कहा जाता है? यहां से भी आप कंफ्यूज होते और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अगला देख लो, हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान बताएंगे, जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय या दार्जिलिंग है ना? जब हम तैयारी करने बैठे हैं तो 100% तैयारी करनी हमें। एक भी परसेंट अगर आपका रह जाता है तो ये मान के चलो कि वो गलत करवाएगा 1%। तो हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर है, लद्दाख, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो लद्दाख है, लद्दाख बी नंबर, ये आपका ठंडा रेगिस्तान हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य प्रणाली को क्या माना जाता है? दृश्य और श्रव्य एक आधुनिक शिक्षा यंत्र, मनोरंजन युक्त शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण की प्रतिस्थापन युक्ति, या फिर शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, है ना? कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन थे कि एक आधुनिक शिक्षण यंत्र है, ये एक आधुनिक नहीं, ये पारंपरिक शिक्षण की प्रतिस्थापन युक्ति है। युक्ति यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य प्रणाली को क्या माना जाता है? तो वो माना जाता है डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक श्रेणी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है? श्रव्य सामग्री बताना ही हमें। तो रेडियो चित्र मानचित्र, रेडियो टेप रिकॉर्डर टेलीफोन, रेडियो टेप रिकॉर्डर चित्र, या दूरदर्शन चलचित्र टेलीफोन? निम्न में से कौन एक श्रेणी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती? श्रव्य, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका हो जाएगा रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन, है ना, ये आपके श्रव्य के अंतर्गत आएंगे, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है? परिवार को मैकाइवर ने, लुंडबर्ग ने, रेमंड ने या फिर निमकॉफ ने? तो परिवार को इनने बांट दिया कि एक आवश्यक परिवार है और एक अनावश्यक परिवार है। अब लो, अब परिवार भी आवश्यक हो गया और अनावश्यक भी हो गया। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकाइवर, है ना। इन्होंने आवश्यक और अनावश्यक रूप से बांटा है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी लोग अपना अपना आकलन जरूर करते जाना कि हमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, है ना। और बताना है निम्न में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का कार्य करती है? अभिप्रेरक का कार्य बताना है आपको, एडजस्ट विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि या फिर दत्तकार विधि। कौन सी विधि है जो अभिप्रेरक का कार्य करती है? सभी लोग बताएंगे, है ना। और अपना वीडियो के पेपर के 4-5 दिन पहले से अपना फाइनल रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी अपन को पढ़ने में आएंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। और दत्तकार विधि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ये जो विधि है वो अभिप्रेरक का कार्य करती है, दत्तकार विधि, है ना, डी नंबर। कहानी नहीं करती, दत्तकार विधि आपका जो असाइनमेंट वाली जो विधि होती है ना, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं आपको, जो वर्क क्लास के अंदर जो वो होते हैं, तो वो नंबर है, वही है दत्तकार, डी नंबर। निम्न में से किस आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है? औपचारिक धारा से, तो कोठारी आयोग ने, सरकारी आयोग ने, शाह आयोग ने या फिर लोढ़ा आयोग ने? तो किस आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है? तो किस आयोग ने की है? तो बिल्कुल राइट आंसर है कोठारी आयोग। याद रख लेना, कोठारी आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति किससे पहुंचती है? बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, खनन से या फिर सभी से? तो किससे पहुंचती है पर्यावरण को? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? सभी, यानी कि सड़क निर्माण से भी, बांध से भी, खनन से भी, यानी सभी कार आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, क्षार का पीएच मान होता है तो क्या होता है? 7, 6, 7 से कम या 7 से अधिक? क्षार का पीएच मान बताना है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? तब बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो डी नंबर सही हो जाएगा, 7 से अधिक, ठीक है। अगला देख लो, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल, औ स्तंभ जड़ का, स्तंभ जड़ का, रेशेदार जड़ का या परजीवी जड़ का? तो अमरबेल किसका उदाहरण माना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा परजीवी। परजीवी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है, परजीवी सही हो जाएगा यहां पर। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण है, डी नंबर। अगला देख लो, अगला जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? एड्स की, पोलियो की, कैंसर या फिर ये सभी? एलिसा टेस्ट बताना है, ये किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही क्या होगा? एड्स। एड्स यानी कि जो आ नंबर है वो सही हो जाएगा यहां पर। इसकी जांच के लिए जो टेस्ट होता है उसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है, ठीक है, ए नंबर। अगला देख लो, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, फरवरी के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में या फिर ये सभी? तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बता दिया है वो बता दिया अक्टूबर के प्रथम सप्ताह है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली के नाम से जाना जाता था? वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव भी जिसे प्राप्त है, और वो उत्तराखंड में है ना? वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा है, जिम कार्बेट है, कान्हा किसली है, या फिर ये सभी हैं? तो सभी को पता है जिम कार्बेट, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया तो कान्हा किसली से प्रारंभ किया गया। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में दुधवा, है ना? जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस क्षेत्र में अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तरी घाट में होती हैं, हिमालय में होती हैं, पश्चिमी घाट में होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के किस क्षेत्र में होती है सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं? भूस्खलन बताना है तो सभी लोगों को पता है क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत के किस क्षेत्र में अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो वो होती है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय यानी कि जो बी नंबर है वो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में होती हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में, बी नंबर। अगला देखो, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? निष्पादन, फसल की कटाई, हस्तचयन, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है? तब आपका निष्पादन, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो निष्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा, निष्पादन। ठीक है, 1 नंबर। नेक्स्ट देख लो, ठोस द्रव गैस किसकी अवस्थाएं हैं? ठोस द्रव गैस हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? 6वीं में पहुंचे और सबसे पहले ही अध्याय था पदार्थ, है ना? तो पदार्थ से संबंधित पढ़े और पढ़ लिया कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो ठोस में, द्रव में और गैस में। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पदार्थ, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अगला देख लो, बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय, या फिर एनी बेसेंट ने? तो आपको बेसिक शिक्षा के लिए बताना है कि सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही होगा। उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के कितने भाग हैं? उत्पत्ति, एक आपदा प्रबंधन भी आपको पढ़ना है, आपदा प्रबंधन, है ना? तो आपदा एवं उत्पत्ति के आधार पर बताना है कि जो आपदा के कितने भाग हैं वो बताएंगे। 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, या फिर 5 हैं? तो सभी लोगों को पता है कि उत्पत्ति के आधार पर एक तो मानवीय आपदा होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है, यानी कि 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना? उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण माह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण माह बताना है हमें, ये कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर से 10 नवंबर, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, 19 सितंबर से 18 नवंबर, या फिर ये सभी? तो राष्ट्रीय पर्यावरण माह कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, ये वी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लो, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कहां हुई थी? पर्यावरण शिक्षा केंद्र की, ये अच्छे से बताना, सभी लोगों को पता है। क्या होगा उत्तर? हैदराबाद में, अहमदाबाद में, सिकंदराबाद, या इलाहाबाद में? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की जो स्थापना हुई थी, प्रश्न क्रमांक 9, और 9 का जो उत्तर आपने बताया है कि ये हुई थी अहमदाबाद। अहमदाबाद, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, बी नंबर बिल्कुल सही है ना? अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन है तो कौन सा है? रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदू है, या फिर सभी है ना? सभी नहीं लगा देना, कुछ लोग तो सभी ही लगा देंगे।
सभी नहीं है, थोड़ा सा अपन को पढ़ना है, और उत्तर होगा रीठा। रीठा यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही होगा, रीठा। ठीक है, अगला देख लो। अगला है संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण और विनाश बताना है। वंदना सिबा हैं, सरला बहन हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षण और विनाश पुस्तक की जो लेखिका हैं वो कौन है? तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर है वी। वी यानी कि सरला बहन। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लो। जनसंख्या की सघनता के आधार पर अधिवासों को कितने भागों में बांटा गया? अधिवासों को 3, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या की सघनता के आधार पर बताना है कि अधिवासों को कितने आधारों पर बांटा गया है। तब आपका बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? एक तो नगरीय अधिवास और एक ग्रामीण अधिवास, 2 भागों में बांटा गया है, बी नंबर। ठीक है, जनसंख्या की सघनता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, और बी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला देखो, बकरी और भेड़ के आवास को क्या कहा जाता है? बकरी और भेड़, साइवान, वांडा, बाड़ा, घर, या इनमें से कोई नहीं। तो बकरी और भेड़, बकरी आपको पता होगी, बकरी सभी ने देखी होगी, है ना। तो बताना है आपको कि बकरी और भेड़ का जो आवास कहलाता है वो क्या कहलाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़ा। वाड़ा यानी कि जो विकल्प नंबर वी है, बाड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। बकरी और भेड़ के आवास को कहा जाता है बाड़ा। और अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जीव समूह में रहता है? बिच्छू रहता है, केंचुआ रहता है, दीमक, या इनमें से कोई नहीं। समूह में बताना है ना। तो समूह में जो रहता है वो कौन सा रहता है? सभी को पता है कि बिच्छू नहीं रहता, केंचुआ भी नहीं रहता, तो रहता कौन है समूह में? वो रहता है दीमक, है ना। चींटी भी समूह में रहती है, दीमक भी समूह में रहता है। तो आपका जो सा नंबर है, सी नंबर, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अस्थायी आवास का प्रकार नहीं है? अस्थायी आवास का प्रकार नहीं है बताना है ना। आवास होते हैं, कुछ स्थायी आवास होते हैं, कुछ अस्थायी आवास होते हैं, और अस्थायी आवास का प्रकार नहीं है बताना है। तो झोपड़ी है, इग्लू है, कैंप है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तब आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो इग्लू है ये भी अस्थायी आवास है, झोपड़ी भी अस्थायी आवास है, और कैंप भी अस्थायी आवास है। और डी नंबर यहां पर आपका सही होगा, डी नंबर, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या घुमा दिया, कुछ लोग तो है ना बेवफा हो गए। तो आपका जो डी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय बताना है, कंपोस्ट, सवाना, प्रेरी, या फिर लानोस। कौन सा नहीं है? कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय बताना है आपको। तो काम्पोस नहीं है, सवाना नहीं है, प्रेरी नहीं है, या फिर लानोस। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेरी। प्रेरी यानी कि जो सा नंबर है ये उष्णकटिबंधीय नहीं माना जाता। सा नंबर आपका सही होगा, सी। सी 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 यानी कि शुष्क है, ये शुष्क। अगला देख लो, महानगरों में जल की प्रतिशतता है। महानगरों नहीं, महासागरों में। महासागरों में बताना है, तो जल्दी बताओ। 97.2, 2.5, या फिर 95.2, या फिर ये सभी। तो महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, जबकि हम पढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर माना जाता है ना। यहाँ पर मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त, है ना। तो आपको महासागरों में बताना है कि ये कितनी है, 97.2%, बी नंबर। बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी। अगला देख लो, किसका आवास विल है? विल बताना है, सभी लोगों को बताना है विल। अब देखो आपके एक कोर्स में जल है, जल, तो आपको बताना है, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके जल से।
जैसे आएंगे कि महासागरों में कितना है, ठीक है, महासागरों में पीने योग्य जल कितना है, धरती पर शुद्ध जल कितना है, खारा जल कितना है, ये सारे के सारे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जल से, ठीक है। प्रदूषित जल कितना है, ये सारे के सारे यहाँ से आपको जल के बारे में पढ़ना ही है। निम्न में से किसका आवास बिल है, तो बिल आपको पता है कि खरगोश भी बिल में ही रहता है, बिल में, बिल यानी कि बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, तो समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर ये सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो कौन सा है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी यानी कि डी नंबर आपका सही है, डी नंबर, ठीक है। ये लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक है, चयनात्मक है। तो आपको बताना है अगला क्वेश्चन, बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन किसका है ना, खोजने के लिए बताना है, जितना संभव हो बताया ना जाए, तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर बताना, बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह जो कथन है ना, वो किसका है। तो जल्दी से आपको बताना है, पिछले वीडियो में अपने स्पेंसर पढ़ लिया था, है ना, और स्पेंसर इसमें दिया था, जबकि इसका उत्तर क्या है, आर्मस्ट्रांग, ये नंबर इसका सही है। स्पेंसर अपन ने पढ़ लिया था, तो स्पेंसर में आप ऐसा कर दो, कैसा, ऐसा कर दो, ऐसा। आर्मस्ट्रांग जो है ये माने जाते हैं खोज विधि की, और खोजने की बात यही करेंगे, तो ये नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कर दो, ऐसा। अगला देख लो, अगला है कौन सा, किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। कहानी विधि बताना है, किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्लेटो साहब मान रहे हैं, यानी कि बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो वो मानना था प्लेटो साहब का, प्लेटो। अगला देख लो, संपूर्ण शैक्षिक भ्रमण की समाप्ति के बाद क्या करना अनिवार्य माना जाता है, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना या विचार करना। तब आपका 22 का आंसर क्या होगा, 22, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना या विचार करना, और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मूल्यांकन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन, संपूर्ण शैक्षिक भ्रमण की समाप्ति के बाद क्या करना अनिवार्य माना जाता है, तो मूल्यांकन करना अनिवार्य माना जाता है, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शामिल है तो क्या शामिल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान या फिर ये सभी। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शामिल है तो क्या शामिल है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए सभी यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, पर्यावरण पाठ्यक्रम गतिविधियां का अभाव किस क्षेत्र की समस्या है, किस क्षेत्र की समस्या है, स्वतंत्र चर संबंधी है, आश्रित चर संबंधी है, मध्यस्थ चर संबंधी है, नियंत्रित चर संबंधी है। तो पर्यावरण पाठ्यक्रम गतिविधियां का जो अभाव है वो किस क्षेत्र की समस्या है। पाठ्यक्रम की आपने पढ़ा है ना कि देखो जो पाठ्यक्रम होता है उसे जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, पाठ्यक्रम को माना जाता है मध्यस्थ चर, ठीक है, और शिक्षक जो होता है उसे माना जाता है स्वतंत्र चर, और शिक्षार्थी को माना जाता है आश्रित चर। तो यहाँ पर पर्यावरण पाठ्यक्रम की गतिविधियां का अभाव किस क्षेत्र में की समस्या है,
तो वो मध्यस्थ चर की है ना। अगला देख लो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण पाठ्यक्रम गतिविधियां का अभाव किस क्षेत्र की समस्या है, ये तो पढ़ ही लिया है। एक छात्र पुस्तक में पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है तो यह सीखना माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुकरण द्वारा सीखना, स्वाध्याय द्वारा सीखना, या फिर क्रिया द्वारा सीखना, या प्रभाव द्वारा सीखना। क्या माना जाता है? सभी लोग आंसर बताएंगे कि एक छात्र पुस्तक में पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है तो यह सीखना माना जाता है। तो वो माना जाता है साथियों क्या? विकल्प नंबर वा, यानी कि स्वाध्याय द्वारा सीखना। स्वाध्याय यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं तो मानसिक संघर्ष द्वारा, क्रिया द्वारा, प्रयोग द्वारा, तर्क द्वारा। समस्या समाधान विधि में बताना है कैसे सीखते हैं छात्र। तो सभी का आंसर जो आया है वो आया है मानसिक संघर्ष द्वारा, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मानसिक संघर्ष द्वारा सीखते हैं। अगला देख लो, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र एवं जल चक्र विषय हैं तो ये किसके विषय हैं? नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र एवं जल चक्र रसायन विज्ञान के, पर्यावरण के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? किसके हैं? तब आपका सही आंसर क्या होगा कि रसायन विज्ञान के भी हैं और पर्यावरण के भी हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है, सी नंबर, वो सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला देख लो, जैवमंडल की खोज की थी तो किसने की थी? वुडवर्थ ने की थी, एडवर्ड ने की थी, किसने की थी जैवमंडल की खोज? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ड सुअस। एडवर्ड सुअस ने की थी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर बी नंबर सही होगा। ठीक है, बी नंबर। जिन्होंने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया तो कब किया गया? सभी लोग आंसर बताएंगे। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया 1975 में, 1974 में, 1978 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, 1975 में जो किया गया वो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना चालू की गई 1975 में, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। ठीक है, और 1974 में जो किया गया वो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975, ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। प्रजनन परियोजना 1975 में और 1974 में संरक्षण परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 आपका सही होगा। गैंडा परियोजना का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? गैंडा परियोजना 1975, 1987, 1978 या 1989? गैंडा परियोजना आपको बताना है। ये परियोजनाएं भी हम एक वीडियो लाएंगे आपको कि गैंडा परियोजना कब हुई, हाथी परियोजना कब हुई, बाघ परियोजना कब इसकी प्रारंभ हुआ, ये ले आएंगे परियोजना, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो उत्तर होगा 1987, यानी कि बी नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गैंडा परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1987 में। ठीक है, वी नंबर। अगला देख लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? कान्हा किसली को, बांधवगढ़ को, सतपुड़ा को, या फिर पेंच को? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा कान्हा किसली, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे सभी लोग। शिवपुरी में, मंडला में, होशंगाबाद में, या फिर पन्ना में? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है
तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिवपुरी, यानी कि जो विकल्प नंबर जो आ है वो इसका सही हो जाएगा, शिवपुरी में। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट देख लो, खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है, किसके द्वारा होता है, भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीवों से दूसरे जीवों को, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा का अंतरण होता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सा, एक जीवों से दूसरे जीवों में, है ना, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, पर्यावरण का अजैव अवयव है तो कौन सा है, पर्यावरण का अजैव, वनस्पति है, जानवर है, वायु है, इनमें से कोई नहीं। तो अजैव अवयव कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है वायु। वायु यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो सही हो जाएगा। वायु जो है अजैव अवयव के रूप में आपका सही हो जाएगा। अगला देख लो, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण बताना है। हरे पौधे हैं, जानवर है, वायु है, इनमें से कोई नहीं है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधे। हरे पौधे यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो सही हो जाएगा। हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है ना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको रट गए हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं पर्यावरण की वो पढ़ पढ़ के आपको इतने रट गए हैं कि आप गलत नहीं कर पाएंगे। यानी कि देहरादून आपका सही हो जाएगा, है ना। वन अनुसंधान केंद्र, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आप समझ गए होंगे कि जो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर में है और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन था बहुत सारे लोगों में, तो ये समझ जाना। निम्न में से कौन अपघटन योग्य है, तो जिनका अपघटन हो सकता है, लोहे की कील है, चमड़े की बेल्ट है, प्लास्टिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन अपघटन योग्य है, तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, चमड़े का बेल्ट। प्लास्टिक ये अपघटित नहीं होता, लोहे की कील भी नहीं होगी, चमड़े का बेल्ट यानी कि जो बी नंबर है वो आपका सही हो, इसका अपघटन हो सकता है। ठीक है, अगला देख लो, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है, वानस्पतिक बताना है। कोलकाता में है, लखनऊ में, बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं। तो वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वानस्पतिक उद्यान है लखनऊ। लखनऊ यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, वानस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान भी, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान भी लखनऊ में है ना, और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है, ये याद रखना है। अगला देखो, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, अति चराई द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वन रोपण द्वारा, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, अगला है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, जल के विरुद्ध थे, ध्वनि प्रदूषण, दोनों, या वन कटाई के। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तब आपका बिल्कुल सही आंसर वन कटाई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वन कटाई के विरुद्ध था। और अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। चार विकल्प आपके सामने है, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, आपको एक विकल्प आपको लॉक करना है ना, गलत ना हो जाए किसी का, इसलिए सावधानी से देना है ना। लाइफलाइन आपके पास अभी 2 लाइफलाइन है, किसी ने अभी यूज नहीं की है। और जैव भू रासायनिक चक्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि जो बी नंबर है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो,
दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? इकोटोन, इकैड, इकोटाइप या इकोस्फीयर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र जो कहलाता है वो इकोटोन कहलाता है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं तो क्या आते हैं? मानव, हरे पौधे, शेर या फिर खरगोश, कौन से आते हैं? सभी लोगों को बताना है। अभी भी आप अपने घर पे फोन लगा सकते हो, पूछ सकते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषी जीव जो कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे। हरे पौधे यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हरे पौधे। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, टिड्डा पौधे के किस भाग को खाता है? टिड्डा, टिड्डा देखा होगा आपने, जल्दी से बताना है। टिड्डा पौधे के किस भाग को खाते हैं? फल को खाते हैं, पत्ती को खाते हैं या फिर तना को खाते हैं? टिड्डा जानते होंगे आप लोग, गांव में रहते होंगे तो टिड्डा है ना, जब हम लोग गांव में रहते थे और छोटे छोटे थे तो टिड्डा को पकड़ते थे। तो टिड्डा पौधे के किस भाग को खाते थे? तो पत्ती। पत्ती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्ती यानी कि जो पत्ती है वो पत्ती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आपका था कि जलीय परितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? तो अजैविक प्रकाश ऊर्जा है ना। हाइड्रिया, कमल, पिस्टिया ये सभी तो जलीय तंत्र के जैविक हैं, लेकिन प्रकाश ऊर्जा यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला देख लो, यौगिक लवण एवं अम्ल पारिस्थितिकी तंत्र के किस घटक से संबंधित हैं? पारिस्थितिकी घटक से संबंधित बताना है। उत्पादक से हैं, जैविक से हैं, निर्माणक से है, अजैविक से है? तो यौगिक लवण एवं अम्ल पारिस्थितिकी तंत्र के किस घटक से संबंधित हैं? तो वो है अजैविक। अजैविक यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। डी नंबर आपका सही है, तो डी नंबर ही बताना है। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, तो ए नहीं है। यौगिक लवण एवं अम्ल जो होते हैं वो अजैविक होते हैं, अजैविक यानी कि डी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, ओजोन परत पाई जाती है तो कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है। अगला देख लो, गंगा यमुना का संगम होता है तो क्या कहलाता है ना। सभी को पता है कि जो गंगा है ये गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री है ना। एक तरफ से आती है कौन सी? अलकनंदा, और एक तरफ से आती है भागीरथी, है ना। और भागीरथी और अलकनंदा ये मिलती हैं, कहां मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ये भी आपको बता देना। ये तो आपका गंगा यमुना का संगम तो इलाहाबाद, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बता दिया, है ना। और अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती हैं, जहां से गंगा स्टार्ट होती है ना, दोनों का जब मिश्रण होता है तो उसे कौन सा प्रयाग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहां पर बताना है देवप्रयाग। बहुत बढ़िया, उसे देवप्रयाग कहा जाता है ना। तो यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? ये किसने दिया है? मार्क्स, मर्टन, कूले या इनमें से कोई नहीं? यह मत किसने प्रस्तुत किया है कि सारे असंतोष का जो स्रोत है वो परिवार है? तो ये है मार्क्स। मार्क्स ने किया है, मार्क्स, है ना। तो मार्क्स ने कहा है कि सारे असंतोष का जो जड़ है, जो स्रोत है वो परिवार है ना। अगला देख लो, केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? आप लोगों को तो नहीं लगता सारे असंतोष का परिवार? नहीं तो लगता हो कि सर सारे असंतोष का जो जड़ है
वो परिवार है। मार्क्स साहब ने बोल दिया है, मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ऐसा बोलोगे आप लोग तो। क्या नहीं मिलेंगे? मार्क्स। उसको तो मार्क्स नहीं मिले होंगे। तो केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? नायरों। तारवाड़, गोतुल, इलाम या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तारवाड़। तारवाड़ यानी कि जो विकल्प नंबर ए है, एक केरल के नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो तारवाड़ कहते हैं, तारवाड़। अगला देख लो, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? एकांतिक किसकी है? एकांतिक बताना है आपको। एकांतिक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो किसकी है? टी पार्सन्स की, कोलिन बेल की, या फिर आईपी देसाई? किसकी है? तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा टी पार्सन्स की। पार्सन्स की है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा। और अगला क्वेश्चन देखो, खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह किसने देखा? खेल को सामाजिक आदान प्रदान के रूप की तरह किसने देखा है? पार्सन्स ने, पार्टेल ने, आईपी देसाई ने। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पार्टेल। खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह देखा है तो वो देखा है पार्टेल। पार्टेल यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वाह है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, पालतू पशु नहीं है तो कौन सा नहीं है? पालतू पशु। सभी लोग बताएंगे पालतू पशु कौन सा नहीं है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, है ना? इनमें से कोई नहीं यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला देख लो, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? सभी लोगों को तो पता है रेगिस्तान का जहाज, कुछ लोग तो गए होंगे और बैठे भी होंगे। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऊंट। ऊंट यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है, ऊंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और प्रारंभिक मनुष्य निवास करते थे तो कहां करते थे? सरल सरल क्वेश्चन पूछ लिए, ले रहे हैं थोड़ा सा बहुत, है ना? तब आपका राइट आंसर गुफाओं, कंदराओं में, यानी कि जो आ नंबर है वो सही हो जाएगा। आ नंबर बिल्कुल सही है, गुफाओं में, कंदराओं में, ये नंबर। पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? पृथ्वी के अपमार्जक बताना है, सभी लोग बताएंगे। पृथ्वी के अपमार्जक, सरल नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे? सरल बन रहा है इसलिए सरल लग रहा है, नहीं बनता तो वही चीज कठिन लगती। अब मुझे नहीं पता कि आपसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से नहीं बनते, है ना? पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो कौन है? जीवाणु, है ना? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो कौन सा है? मृदा, जल, तालाब, वायु। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताना है हमें, कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण? तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तालाब। तालाब यानी कि जो आपका सा नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला देख लो, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी बतानी है तो तापमंडल है, मध्यमंडल, जलमंडल, आयन मंडल। तो ठंडी परत बतानी है, ठंडी। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल है ना, अपन बना देते हैं 3 मंजिल घर और मध्य में जो होता है ना, मध्य की
सेकंड जो स्टोरी होती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है ना। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है आपका, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है बताना है। मैंने कई बार आपसे बोला है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको याद कर लो, ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है 100% ग्रीन हाउस गैसों से। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है डी नंबर। अगला देख लो, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है, उलट जाता है मतलब। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तालाब। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया। विद्या वन योजना का शुभारंभ किया गया, तो जल्दी से बताएं कब किया गया। लेवल अब हाई सा हो गया थोड़ा सा, कुछ लोग बोल रहे हैं लेवल हाई करिए। चलिए तो उत्तर बताइए। अब उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का जो शुभारंभ किया गया वो कब किया गया। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो राइट आंसर होगा 2007-8 में, है ना। 2007-8 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला देख लो, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, 2006 में, 2005 में, 2008 में, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई साथियों वो ही 2005। 2005 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देख लो, मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सभी लोग बताएंगे, उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र पतझड़ वन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश में प्रायः सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन अगर बहुतायत से पाए जाते हैं, आसानी से जो मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, तो फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। श्वसन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तब आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गलफड़ों द्वारा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। 9 बजे तक ये क्लास चलने वाली है अपनी। अगला है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया, 2007 में, 2006 में, 2008 में, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे। तब आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों 2006। 2006 यानी कि जो विकल्प नंबर वी है, वी नंबर वो सही हो जाएगा। यहां पर भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो बी नंबर।